पिछले लेक्चर में हमने ध्रुवित गोले के कारण गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के सरफेस पर स्थित बिंदु पर तथा गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना देखा था। वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली थी और आज हम इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देने पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, यह अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्फीयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यह एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का जो ध्रुवण है वह हम जानते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अनुदिश होगा। यदि हम जेड दिशा में एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ध्रुवण होगा वह ध्रुवण भी जेड दिशा के अनुदिश होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस डाइलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। जब हम इस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ध्रुवण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर, गोले के बाहर परिवर्तित हो जाती है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उससे बदल जाती है, परंतु बहुत दूर स्थित बिंदुओं पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य विद्युत क्षेत्र के लगभग समान ही बनी रहती है। जैसा कि यहां दर्शाया गया है कि फार पॉइंट्स पर यह लगभग E0 के बराबर ही है। अब हम ये मान लें कि जो ध्रुवण है इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन या इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वह कैपिटल P है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गोले के अंदर पोलराइजेशन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP पैदा हो जाती है, जिसका मान P/3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पोलराइजेशन के विपरीत दिशा में थी। तो यदि इस स्थिति में जबकि परावैद्युत गोले को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है, तब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा यह देखें। तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EIN, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व पोलराइजेशन के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होगी, यानी कि EP इक्वल टू, तो यह -P/3 एप्सिलॉन नॉट है तो EP यह रखना होगा। और पोलराइजेशन P इक्वल टू, यह भी हम पढ़ चुके हैं, ε0 काई इंटू EN के बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी काई इक्वल टू εr-1 के बराबर होती है। और पोलराइजेशन P की वैल्यू में अगर काई का मान εr-1 रखते हैं तो P इक्वल टू ε0 इंटू εr-1 इंटू EIN प्राप्त होगा। और यह वैल्यूज यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो
आई एन इक्वल टू E0 माइनस पी की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन आर -1 इंटू E0 EIN ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होगा, जिसको सॉल्व करने पर EIN इक्वल टू 3/2 प्लस एप्सिलॉन आर इंटू ई प्राप्त होगा। और वेक्टर फॉर्म में आप इक्वेशन नंबर 5 की तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उसी दिशा में जिस दिशा में बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया गया है, यानी कि गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के पैरेलल है। परंतु ये एप्सिलॉन आर है, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब 3/2 प्लस ये जो वैल्यू होगी वह 1 से अधिक होगी, 1 से कम होगी, सॉरी 1 से कम होगी। तो इससे सिद्ध होता है कि EIN का मान E0 के मान से कम होगा, यानी कि EIN इज स्मॉल देन E0। तो कहा जा सकता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब परावैद्युत गोले को रख देते हैं तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम प्राप्त होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है। अब यदि 4 में हम इक्वेशन नंबर 4 में EIN की वैल्यू रखते हैं तो EIN की वैल्यू रखने पर P इक्वल टू 3 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R -1 ओवर एप्सिलॉन R प्लस 2 इंटू E0 प्राप्त होगा। तो इस इक्वेशन से P और E0 एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि पोलराइजेशन भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है, यह आ जाता है। अब गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिएगा, एक तो आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र और जो गोले के पोलराइजेशन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी, यानी कि E आउट इक्वल टू E0 प्लस E डैश होगा। E डैश पोलराइजेशन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे हम पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका मान E डैश इक्वल टू 2PRQ cos थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन 0 RQ R कैप प्लस PRQ sin थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन 0 RQ थीटा कैप प्राप्त हुआ था। तो E डैश यह है और E आउट इक्वल टू E0 प्लस E डैश होगा। तो यह वैल्यू अगर रखते हैं अपन तो E आउट इक्वल टू E0 प्लस 2 कैपिटल PRQ cos थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट RQ R कैप प्लस PRQ sin थीटा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट RQ थीटा कैप मिलेगा। और अगर इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू यानी कि P की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 9 में रख दें तो परावैद्युत के बाहर R थीटा निर्देशांक वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आउट इक्वल टू E0 प्लस 2 कैपिटल RQ इंटू एप्सिलॉन R माइनस 1 ओवर RQ इंटू एप्सिलॉन R प्लस 2 E0 cos थीटा R कैप प्लस RQ इंटू E0 माइनस 1 एप्सिलॉन R माइनस 1 ओवर RQ एप्सिलॉन R प्लस 2 इंटू E0 साइन थीटा थीटा कैप प्राप्त होती है। इस प्रकार यह
गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। थैंक यू।